अब आगे बढ़ा था। देखो आज बात होगी मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य में बेसिकली बात समझो, तुम लोग सुने होगे सब कि भारत पर आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण, गजनी, मोहम्मद गजनवी, गजनी गौरी, ठीक है ना, हूण आक्रमण किए सब, शक आक्रमण किए सब। तो कभी तुम लोगों के दिमाग में सवाल नहीं उठता है कि आखिर में भारत कमजोर कैसे हुआ? भारत तो सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया को गुद्दी की चिड़िया कौन बनाया? कैसे बनाया? बताओ सब, थोड़ा दिमाग लगाओ सब, पहले सोचो सब कुछ। अंग्रेजों ने बनाया, वो बात ठीक। अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ कमजोरी देखी होगी तभी ना, तो कमजोरी बताओ सब। वो देखे वो देखी नहीं देखे, शिक्षा की शिक्षा बहुत ही कमजोर है। शिक्षा नहीं, एजुकेशन तुम कहो। एजुकेशन बहुत खराब है भारत की। और एजुकेशन सही थी, गुरुकुल था। और भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी उस समय। बहुत मार मारेंगे जिसका आर्थिक स्थिति खराब हो, सोने की चिड़िया होगा। सोने की चिड़िया इसलिए थी कि भारत में बहुत प्राकृतिक चीज ऐसे थे कि लोग देख के। अरे हम भी पूछ रहे हैं भारत कमजोर कैसे हुआ, क्या कारण कमजोरी का, तुम बताना जी। वहाँ की शासन व्यवस्था थी, जो सरकार मतलब जो राजा बनता था वो अपने हिसाब से मतलब चलाता था, कि मतलब वो अपना उसमें इंटरेस्ट मिलता था, जिससे उसका मतलब। देखो ध्यान से, सिंपल देखो सब। भारत को इंडिया, भारत को मान लेते हैं कोई महिला है, कोई औरत है। अभी तो तुम लोग फर्क समझ में आ जाएगा। औरत है, औरत का कोई ना कोई पति होगा। भारत में क्या मान लिया औरत, तो भारत औरत हो गई, तो भारत का कोई पति होगा ना। भारत उसमें पति था शहरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड ये बात हो रही है मध्यकालीन भारत की, आधुनिक भारत के कारण कुछ और है। ये बात कब की हो रही है? मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गजनी, गजनवी, शक, हूण, ये सब क्यों आक्रमण किए? सब यूनानी, सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, ये सब आक्रमण करने का मौका इन सब कैसे मिला? भारत नामक महिला की पति था सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है ना। अब ये महिला हो गई विधवा, इसका पति क्या हो गया? मर गया। यानी कि इसका सेकेंड अर्बनाइजेशन जो पति था वो क्या हो गया? मर गया, नहीं खत्म हो गया। अब क्यों मारा? ऐसा कोई कारण होगा ना, कोई मारा होगा। तो इसको मारने वाला था फ्यूडलिज्म, यानी कि सामंतवाद। तो देखो ध्यान से, भारत यानी कि औरत एकदम समृद्धि से परिपूर्ण। भारत का पति मर गया है, यानी कि इस औरत का पति मर गया है। अब भारत क्या हो गया है? विधवा। अब विधवा स्त्री कहीं, विधवा स्त्री क्या है? विधवा। आप देखो ये औरत क्या है? विधवा, ऊपर से सुंदर, समृद्ध और विस्तार क्षेत्र। भारत नामक जो औरत है इसके पास समृद्धि है, सोने की चिड़िया है, इसके पास सुंदरता है, बढ़िया मानसून है, इसके पास खूब बड़ा क्षेत्र है, और इसका पति क्या हो गया है? मर गया है। तब कोई आक्रमण करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। तब आते हैं सब हूण, तब आते हैं सब शक, तब आते हैं सब यूनानी। आज पता चला क्यों आक्रमण किए सब? क्योंकि जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था यानी कि शहरीकरण थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब खत्म क्यों हुई? सामंतवाद के चलते। सामंतवाद मतलब ये पैसा नहीं मिलेगा, अब जमीन मिलेगा, यानी कि खूब ज्यादा जमीन पर किसी का अधिकार रहेगा। अब इस सामंत, अभी तो खाली विधवा हुई है ना, इस सामंतवाद के चलते क्या हुआ? बाल विवाह शुरू हुआ। इसी सामंतवाद के चलते क्या शुरू हुआ? सती प्रथा शुरू हुआ। इसी सामंतवाद के चलते क्या हुआ? पर्दा प्रथा शुरू हुआ। आप कहोगे ये कैसे हो गया? दूसरा वाला काम किया, सती प्रथा। तो राठी को ना जाओ राठी देख के बहुत पकड़ा जाता है। सामंतवाद मतलब क्या? कि जिसका किसी एरिया में खूब ज्यादा जमीन पर अधिकार रहेगा, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार रहेगा। अभी बताएंगे सामंतवाद कैसे उत्पन्न हुआ, अभी बताएंगे, ठीक है ना। अब सामंतवाद मतलब क्या होता है? किसी खास एरिया में, मान लो एक गांव है, गांव में 1000 किसान है, उन किसानों पर एक सामंत रहेगा। उस सामंत का काम क्या रहेगा? सारे किसानों से क्या वसूलेगा? टैक्स वसूलेगा।
टैक्स वसूलेगा, ठीक है ना। अब देखो, जमीन सामंत की रहेगी, खेती कौन करेगा, किसान करेगा, और टैक्स भी किससे लिया जाएगा, किसान से लिया जाएगा। तो आप कहोगे उससे बाल विवाह कैसे शुरू हो गया। अब मान लो कोई किसान खेती कर रहा है, उसके परिवार वाले हैं सब, खेती नहीं हुई, खेती क्या हुई, नहीं हुई, तो टैक्स दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। और टैक्स नहीं दे पाएगा तो सामंत उसको कैसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा। यानी कि अब देखेगा उसके घर में कोई स्त्री है तो उससे शादी कर लेगा, चाहे लेके चला जाएगा। तो उसके डर से लोग बचपन में लड़की क्या कर देते थे, शादी कर देते थे। अब भारत का धर्म था कि अब किसी का शादी होगा तुम नहीं छू सकते स्त्री को, तो उससे बचने का वही एक क्या हुआ, उपाय हुआ, तो बाल विवाह उत्पन्न हो गया। तब देखो गांधी जी का भी शुरुआत छोटा ने शादी हो गया था पुतली भाई से, पुतली भाई ने कस्तूरबा गांधी से, समझ आ गया ना। इस तरह से शुरुआत तुम्हारा क्या, बाल विवाह। वो सब क्या कर सब, जाकी बिटिया सुंदर देखी तापिर धरी तलवार, मतलब या तो मर जाए या तो हमारे साथ चलो, समझ आ गया ना। इस तरह से क्या शुरू हुआ, बाल विवाह शुरू हुआ। उसके बाद से क्या, सती प्रथा। अब मान लो बाई चांस वो लड़की का शादी हो गया है और उस लड़की का पति मान लो मर गया, तो वो लड़की करेगी क्या। अब पति मर गया तो उसके पिता के जमीन में उसका कोई अधिकार नहीं। मान लो पति घर चली गई है तो पति मर गया तो खिलाएगा उसको कौन, विधवा हो गई तो उसको सफेद कपड़ा पहन कराना पड़ेगा, घर से बाहर निकल नहीं सकती है, वो अपशगुन माना जाने लगेगी। तो इतना कुछ सहने से अच्छा है क्या उस लड़की को मार ही दो, जिंदा रहेगी तड़पेगी 10-15 साल, इससे अच्छा एक ही तड़पा के मार दो। तो इसलिए लोग क्या करते थे, खूब बढ़िया चिता बनाते थे और उसमें उसको बैठा कर उसको जब मान लो कोई जलेगा तो निकलेगा तो लाठी उसको दबा देते सब, और जल क्या हो जाते थे, मर जाते थे जिंदे, समझ आ गया ना। अब तब देखो क्या होता था। अब जब बाल विवाह, अब इससे क्या उत्पन्न हुआ, बाल विवाह, ये सब कौन है, सामंतवाद के चलते। इसी के चलते क्या हुआ, पर्दा प्रथा। मान लो कोई समृद्ध थे तो जो शादी नहीं करेगा क्या करेगा, पर्दा लगा देगा कि ना देखेगा लड़की को ना शादी होगा। यही तो इसका है ना। इस तरह से इतनी कुप्रथाओं का शुरुआत किससे हुआ, सामंतवाद से हुआ। अब देखो इस सामंतवाद कैसे उत्पन्न हुआ, समझाएगा ना। इस सामंतवाद नामक जो बीमारी है उत्पन्न कैसे हुआ, ध्यान से देखो। बात है गुप्त साम्राज्य की, कहाँ की, गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य के समय में भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के बनाए जाने लगे। सबसे ज्यादा किसके सिक्के बनाए जाने लगे, सोने के सिक्के। अब जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो सबसे अशुद्ध हो जाती है, समझ आ गया ना। तुम गाँव में कहीं जाओ खूब खाना बन रहा है तो उसमें पक्का किसी नीमक कोई नहीं है, समझ आ गया ना। खूब लिखोगे एक पेज गलती, जब खूब खतरनाक गलती हो जाएगा। जहाँ पर चीजें ज्यादा होती है वहाँ पर अशुद्धि की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे तब गुप्त साम्राज्य में खूब सोने का सिक्का बनाया गया, लेकिन जब ज्यादा बनेगा तो अशुद्ध हो जाएगा। यानी कि अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कहाँ पर, गुप्त साम्राज्य में, और सबसे अशुद्ध गुप्त साम्राज्य में। समझ आ गया ना। अब देखो क्या हुआ। अब गुप्त साम्राज्य जो सोने बनाने की प्रक्रिया थी ना, ये खुद नहीं बनाते थे सब, ये व्यापार से करके मंगवाते थे सब। भारत से क्या मसाला जाता था और चीज़ आती थी, तो उधर से क्या आता था, सोने चांदी के सिक्के आते थे। अब हुआ क्या, अब भारत का उस समय भारत का व्यापार सबसे ज्यादा होता था इटली में। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार ईरान से होता था, क्योंकि देखो भारत के इधर ही नहीं ईरान है, उधर ईरान से होता था, इराक से होता था, सीरिया से होता था। उस समय सीरिया बहुत डेवलप था, इस समय खत्म हो गया ना। अब पुर्तगाल से भी ना, पुर्तगाल आधुनिक भारत में होता होगा। ये बात हो रही है मध्यकालीन भारत में। क्या छूट गया, महाराष्ट्र और लड़कियां का ये इधर ही है, हम उधर लगा दिए। बहुत गजब। वैसे देखो अब महाराष्ट्र नहीं पता है ना। तो गुप्त साम्राज्य में व्यापार कहाँ से होता था, ईरान से, इराक से, सीरिया से। अब सोना चांदी ये सब। अब देखो आखिर में क्यों भारत में साम्राज्यवाद शुरू हुआ। ईरान, इराक, सीरिया ये सब क्या भेजवाते थे, सब सोना चांदी भेजवाते थे। तो कुछ भेजवा रहे हैं सब, कुछ मंगाएंगे सब ना। ये क्या मंगाएंगे सब, भारत से क्या जाता था, मसाले जाते थे। और क्या जाता था, मसाले, और क्या जाता था, रेशम जाता था, रेशम। अब ऐसा समय आ गया कि ये सब खा के सब खुद आर्टिफिशियल ऐसा बनाना सीख लिए सब। आर्टिफिशियल बनाना सीख लिए तो व्यापारी कोई जरूरत है
नहीं जरूरत है। और जब व्यापार हो नहीं रहा है तो जब कुछ लेंगे तो नहीं कुछ देंगे सब, जब कुछ लेंगे सब नहीं तब कुछ देंगे सब। मतलब तुम कहीं दुकान में गए बिना पैसा दिए कुछ ले लोगे, नहीं ले पाओगे। तो ये सब सोना चांदी देते थे सब, अब मंगाते थे सब मसाला रेशम, लेकिन मसाला रेशम बनाना खुद सीख गए सब, यानी कि सबको व्यापार करने की जरूरत नहीं, यानी कि सोना चांदी हम नहीं देंगे सब, यानी कि अब भारत के अंदर सोना चांदी क्या होगी, कमी होगी। अब मान लो यहाँ पर साम्राज्य चल रहा है, जो सैनिक काम करें सबको सैलरी चाहिए ना, और जब सोना चांदी कम हो जाएगा तो ऑप्शन क्या बचता है, जमीन। तब सैनिकों को बड़े बड़े अधिकारियों को क्या दिया जाने लगा, जमीन दिया जाने लगा हमेशा के लिए। इस तरह पैसा मान लो हम तुमको सैलरी दिए तो मांगेंगे नहीं ना, तो सैलरी के बदले क्या दिया जाने लगा, जमीन दिया जाने लगा। और धीरे धीरे करके जो छोटे थे वो बड़े हो गए, खूब ज्यादा जमीन के मालिक हो गए, तो उन्हें क्या कहा गया, सामंत कहा गया। और जमीन पर जो खेती करेगा उसको तो टैक्स देना ही है। इस तरह से क्या हुआ, भारत में सामंतवाद उत्पन्न हुआ। आज सामंतवाद ई रूप ले लिया। इस रूप को खत्म किसने किया, बाल विवाह सबको खत्म अंग्रेजों ने किया। इसमें सबसे पहले राजा राम मोहन दास, और सहायता कौन कराए, राजा राम मोहन राय, मोहनदास नहीं, राजा राम मोहन राय। उन्हें आधुनिक भारत का क्या कहता है, जनक कहा जाता है, ठीक है ना। वो जब आंदोलन किए थे उनकी मम्मी उनके खिलाफ खड़ा हो गई थी, समझा गया ना। उनकी जो उनके भाइया थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो जो उनकी भाभी थी वो जा रही थी सती होने, लेकिन वो रोक दिए उनकी मम्मी को, नहीं लेकिन नहीं होने दिए, वो बचा लिए। कभी पढ़ो से उनके बारे में, उन सबके बारे में कहाँ पढ़ोगे सब कथा सब के बारे में पढ़ना लिखना है नहीं। जब नौवे दास में लगा राय को दास बना दे रहे हैं, समझा गया ना। ये था तुम्हारा हिस्ट्री सामंतवाद का। अब मौर्य साम्राज्य जो सबसे खतरनाक राजा है वो 3 राजा है सब, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंबिसार नहीं बिंदुसार, और एक अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सब पढ़ा रहा, एग्जाम में नहीं आएगा ये खो, इस सब समझने के लिए बता रहा। यहाँ से सीखो सामंतवाद कैसे उत्पन्न होता है। नहीं अशोक वाला आता है, अशोक वाला आएगा, अशोक वाला आ जाएगा, धम्मा उसका आ जाएगा, ठीक है ना। आज भी इंडिया में क्या है, सामंतवाद है। यूपी और बिहार में आज भी हर गांव में कोई ना कोई होता है जिसके पास खुद जमीन होता है, हो जाएगा ना। तो जब तक सामंतवाद खत्म नहीं होगा तब तक यूपी बिहार डेवलप नहीं होगा, और जब तक यूपी बिहार डेवलप नहीं होगा तब तक रेप केसेस, औरतों की आज़ादी, इस पर रोक लगा ही रहेगा। जिस दिन यूपी बिहार में औद्योगिक क्रांति हो गई उस समय औरतों को आज़ादी 1 साल के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति होगी तो औरतें अपने आर्थिक रूप से क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी, तब उनके किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो समाज क्या होगा, बदल जाएगा, यानी कि वहाँ पर आधुनिकीकरण आ जाएगा, तब वहाँ पर किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी साड़ी पहनने की, वहाँ पर लोग आधुनिक तरह से रहेंगे, किसी को नहीं जरूरत पड़ेगी घूंघट करने की, समझाएगा ना। लेकिन चाहते नहीं है लोग। आज यूपी बिहार में क्यों नहीं हुआ औद्योगिक क्रांति, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग और कुछ नेता और कुछ लोगों की सोच, समझाएगा ना। जिस दिन यूपी बिहार का औद्योगिक क्रांति हुआ, बिना औद्योगिक क्रांति हुए कुछ होने हो सकता है यूपी बिहार में, क्योंकि यूपी बिहार में क्या है, सब सामंतवाद भरे पड़े हैं सब। राजा भैया का नाम सुने हो ना, राजा भैया मैंने सुने हो सब, वो क्या है, सामंतवाद है। मुख्तार सिंह नाम सुनो, जिनको मुख्तार सिंह नाम सुनो ना, अतीक अहमद तो क्या था, एक सामंतवादी था, उसका जमीन ज्यादा था, जमीन घर महल बहुत ज्यादा था, वही तो राजा है सब ना, सब कुछ वही राजा, वो क्या कहते हैं, वो सामंतवाद फैलाते हैं सब, ठीक है ना। जब तक ये खत्म नहीं होगा, चाइना क्यों विकसित किया, सारे सामंतवादियों को जिंदा मरवा दिया और एक नया समाज बना, तब बस चाइना इतना आ गया, बहुत दुख से आया चाइना, सारे सामंतवादियों को मरवा दिया माओ जेडोंग ने। माओ जेडोंग एक राजा था, मतलब वहाँ का नेता था, पूरे सामंतवादियों को मरवा दिया सारे, और सारे जितने भी संसाधन सबको बराबर बांट दिया, तब आज चाइना इतना आ गया। कहीं पढ़ो चाइना की हिस्ट्री, अपनी में वो सब लड़ते थे सब, जब अपनी में लड़ते थे सब, तब कहाँ पर कुंफू सीखते हैं सब, जापान में, जापान में। एक समय आया था जापान वाले चाइना पे आक्रमण कर दिए थे सब, चाइना जीत लिए थे सब, और जब जापान वाले चाइना में आए, अब चाइना वाले देखे कि ऐसे ऐसे करके मार रहे हैं सब, तो सब कैसा छोड़ो, ऐसे ऐसे क्या है, सो आ गया ना, तो कहे मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन, ऐसे ऐसे मेडिटेशन कैसे होता है, हम तो आँख बंद कर रहे तो मैं ऐसे मेडिटेशन कर, समझ आ गया ना।
अब ऐसे करके पूरा चाइना जीत लिया सब। आज जब अब तब चाइना वाले सोचे सब गर्मी कि हो रहा है। हाँ चल कोई, तो तब चाइना वाले सोचे सब कि नहीं नहीं अब हम लोग को एक में रहना होगा। तब चाइना वाले क्या हुए सब एक में हुए सब। तब चाइना क्या हुआ आज़ाद हुआ। और जब आज़ाद हुआ तो वो अपन लड़ने लगे सब। जब तक किसी के ऊपर दिक्कत आती है एक हो जाते हैं सब, और जब दिक्कत दूर जाती है तो अपन ही लड़ते हैं सब लगने, क्योंकि चाहते हैं सब कि हम ज़्यादा ताकतवर वो ज़्यादा ताकतवर। समझा गया ना, ये बात होती है। अब मौर्य समाज में चंद्रगुप्त मौर्य था, वो राजा कैसे बना इसकी कहानी सब लोग जानते हैं, लेकिन आज उसके बारे में कुछ अलग बातें बताई जाएगी। बस 5 मिनट चलेगा, तुम आवाज जाएगा नहीं, ठीक है ना। तू पूरा उठने लगा नहीं, बंद करो थोड़ा बहुत, अब बाद में चला जब अभी सब उड़ने सब उड़ने। सब डॉक्टर भीमराव जी आ रहे हैं, उनको पकड़िए। अरे इनको कल हो टेपे से मारना पड़ेगा, वो वाला टेपे से। आदर से इधर पैसा देखा नहीं है का। कौन पैसा? अच्छा कौन को आशा खाली जय उसका मूड मतलब बिगड़ेगा। नहीं, हमारा सामान नहीं छू रहा है वो। पैसा रखे ना, टेस्ट कर लिए है ना कई बार, आगे पूछेगा। आप कहेंगे नहीं तब वो ले लेगा, लेकिन बिना पूछे नहीं लेगा। ध्यान से देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, इसे तुलना कर, तुम अलाउद्दीन खिलजी से यहीं पे तुलना करके पढ़ा दे रहे हैं, तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत मूवी कौन कौन देखा है? हाँ? पद्मावत मूवी कौन कौन देखा है? पद्मावती, पद्मावत, हाँ रामचंद्र है ना? अब बहुत मार दुर्गा मारेगा। बहादुर, हाँ उसी का देखी हो सब ना। उस रणवीर सिंह का है, दुर्गा पादुकोण का है, सर्च किया वो जाए, शासन हाँ। संभाल वही 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 वो रणवीर सिंह नहीं, शायद कपूर है। हाँ, वो शायद। ध्यान से देखो सब। नाम लगा रहा। ठीक है, ठीक से बैठो। देखो, आदत टूट गया है। भारत के इतिहास में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा शासक था, अनोखा शासक और अनोखा साम्राज्यवादी था। कैसे? बहुत होशियार था अलाउद्दीन खिलजी। इस इतना खतरनाक नियम कानून बनाया था जो आज तक भारत सरकार लागू करती है। ये बाजार नीति बनाया था, थोड़ा इंट्रो ले लो सर। ये ऐसा बाजार नीति बनाया था, समझा गया ना। उस बाजार नीति में पहले तो बाजार को चेक करता कि कहीं घूस ना हो, ठीक है ना। तो एक सब नियम कानून बना दिया। उसके बाद से एक लड़के को भेजा, कहा जाओ 1 किलो चावल खरीद के लाओ। 1 किलो चावल का जितना पैसा होता था वो दे दिया। गया लड़का, चावल खरीद के लाया, ठीक है ना। तो जो बेचने वाला था वो 1000 ग्राम को 900 ग्राम दिया। बच्चा लेकर आया और तौला कि 900 ग्राम है, ठीक है ना। उसके बाद से जो बेचा चावल उसको बुलाया, और जितना 100 ग्राम चावल कम था उतना 100 ग्राम उसके शरीर से मांस निकाल लिया पूरा चौराहे के सामने। उसके बाद से कोई नहीं हिम्मत किया कि 10 ग्राम बेची ही दे देते साहब। समझ आ गया ना, इतना खतरनाक उसका नियम कानून था। और यहीं पर राजपूतों की बात ले लोगे तो एक राजा थे, राजा हमीर देव। हमीर देव तो उनके शासन में एक मुस्लिम गया शरण लेने, तो शरण ले ली। राजपूतों का तो है प्राण जाए पर वचन न जाए। अब शरण दे दिए, वचन दे दिए कि हम आपको शरण देंगे। अब जा रहे थे रास्ते में तो उनके ऊपर एक कबूतर को एक चील दौड़ा रहा था, ठीक है ना। तो चील उसको कबूतर को मार दिया और कबूतर उनके पास गिर गया। उसको उठा लिए, यानी अब उसको शरण दे दिए। ऐसा कहानी है। तो चील ने कहा कि ये मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। हाँ, चील ने कहा राजा से ये मुझे दे दो। तो राजा कहा नहीं, अब मैं राजपूत हूँ, मैं इसे शरण दे दिया हूँ। तो कहा कि अब वो पड़ गया धर्म संकट में कि वो दूसरे के अधिकारों को मार नहीं सकता है। वो कहा कि ये मेरा भोजन है, तुम इसे अगर नहीं दोगे तभी तुम क्या पड़ जाओगे, धर्म संकट में पड़ जाओगे। अब तुम इसको दे दोगे तो वो धर्म संकट में पड़ जाएगा। तब वो क्या किया, एक चाकू निकाला और जितने वजन का कबूतर था उतने वजन का मांस अपने शरीर से निकाल कर दे दिया कबूतर खाने के लिए, चील को खाने के लिए। इस तरह धर्म संकट से क्या हो गया, निकल गया। इसलिए राजपूतों का नाम होता है। समझ आ गया ना, समझ आ गया। चाकू लेके काटना राजपूतों को सबसे खतरनाक क्या तो जौहर था। लड़कियां जिंदे जाके जल जाए, खुद जलती थी, सब कोई जलाता नहीं था।
यानी जब जान जाती थी सब कि अब हमारा साम्राज्य कोई आक्रमण करने वाला है, तब लड़कियों का कोई यूज, और लड़कियों का मान लो सब साम्राज्य पर कब्जा होगा तो उसका यूज ही करेगा। तो वो सब क्या करते सब, जौहर करते थे सब, यानी कि खूब बड़ा हवन बना के पैकरों कर उसी में कूद कर अपना जान दे देते थे सब। लेकिन मतलब वो था उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था उन सबका, इसलिए राजपूतों को कहा था कि प्राण जाए पर सुनना जाए। लोग बहुत गलती कर, सीता की तरह धरती चीर के तब जाना चीरे कैसे अब चंद्रगुप्त मौर्य अलाउद्दीन खिलजी में अंतर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वाकांक्षी शासक था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा शासक था। अब देखो इसने क्या क्या किया है। जो J&K यानी कि जम्मू कश्मीर, इधर क्या पड़ता है? उत्तर भारत, मतलब उत्तर पश्चिम भारत। उधर नीचे पश्चिम, इधर क्या बन जाएगा? गुजरात। इधर दक्षिण भारत। अब बीच में क्या पड़ेगा? दक्कन। दक्कन की पठार बहुत बढ़िया है, शिवाजी वाला दक्कन, समझ आ गया ना? अब देखो क्या किया इसको, अब इन चारों एरिया पर क्या था? कब्जा करना था। अब देखो कितना होशियारी से काम ले भाई, कितना होशियारी से। इसी एरिया से, ये एरिया कौन है? पाकिस्तान वाला। इस एरिया से विदेशी आक्रमणकारी आते थे सब, इसी एरिया से, उस एरिया से, इस एरिया, उस एरिया से दिखता आते थे सब, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ देखो बनाया गया, ठीक है? इसी एरिया से आते, इस एरिया में कौन रहते थे? मंगोल। आई मंगोल इतना खतरनाक है, तुम लोग को बता चुके हैं, ठीक है ना? इन्हीं मंगोलों को सबसे पहले देखो कितना होशियारी से काम कर रहा है। किसी भी राजा को सबसे पहले क्या सुरक्षा जरूरत है, तो अब सबसे ज्यादा खतरा किसके थी? मंगोलों से थी, बहुत खतरनाक थे सब। चंगेज खान इसी में से था सबसे ज्यादा डर किसका था? मंगोलों था। कोई राजा युद्ध करने में मंगोलों से नहीं गया था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, या तो मारो या तो मर जाओ, ऐसे नहीं हर युद्ध जीतते थे। बच्चे बच्चे में हथियार, समझ आ गया ना? बच्चे बच्चे बताया था ना, जलालुद्दीन मंगलपारानी का आया था भागते हुए, किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन खिलजी दरबार में आया था। कहा कि ये काफिर हमको ही मार डालेगा, तुमको ही मार डालेगा, हम भी मुस्लिम तुम भी मुस्लिम, भाई भाई मुझको शरण दे दो। मार दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अगर मैं तुमको शरण दे दिया तो काफिर तुमको ही मार डालेगा, मुझको ही मार डालेगा। उसने ही उसको मार दिया। समझ आ गया ना? उसके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बार एक क्या तुम लोगों में क्या कहते हैं? मौलवी तो नहीं, मौलवी नहीं, सूफी तो अच्छे लोग होते हैं। जैसे हम लोगों में पुरोहित कहा जाता है ना, संत एक होते हैं, संत एक होते हैं पुरोहित। तुम लोगों में क्या होता है? मौलवी होता है नहीं, जो हाफिज तो अच्छे लोग होते हैं। काजी शायद कहा जाता है, काजी मतलब एक मुस्लिम खलीफा होते थे, ठीक है ना? तो वो आया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, तो कहे कि आपसे एक बात कहना था, लेकिन डर बहुत लग रहा है। समझ गया ना? तो कहा कि बोलो, डर क्यों रहा है? तो कहा कि सारे जितने भी नॉन मुस्लिम हैं लोग, उस पर आप कर लगा दीजिए, जजिया कर, ठीक है ना? तो कहे कि तब गए अपने गुरु से मिलने, ठीक है ना? तो जब अपने गुरु से मिलने गए तो अब देखो इनके गुरु ने कितना होशियारी सुना दिया। तो कहे कि ऐसा ऐसा कह रहा है कि नॉन मुस्लिमों पर, चालू कह दो, कहे कि कह रहा है कि नॉन मुस्लिमों पर कर लगा दीजिए। तब उनके देखो गुरु ने क्या बताया अलाउद्दीन खिलजी के। सबसे पहले कहा कि वो भी टोपी पहनता है, तुम भी टोपी पहनते हो, उसकी टोपी की कीमत कितनी होती है? तो कहा कि 100-200। तो तुम्हारी मुकुट की कीमत कितनी है? कहा कि बहुत कीमती है। तो अरे खदा, तो तुम्हारी कीमत इतनी ज़्यादा है, तुम मुझसे सलाह क्यों लोगे और उसकी बात क्यों मानोगे? अगर तुमने नॉन मुस्लिमों पर कर लगा दिया तो पहली बात तुम हो विदेशी, और दूसरी बात कर लगा दोगे तो हो जाएगा विद्रोह। और जब तुम विद्रोह करोगे तो मैं तो अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगा, क्योंकि मुझे जान बचानी है। उसके बाद तुम जानो। और वो समझ गया और कहा, अब बुलाया, कहा कि वेरी गुड, हम मारवा दिया। कभी भी उसने कर नहीं लगा। कहता था कि अल्लाह मुझे क्या करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साम्राज्य में चाहे हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, उनको सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत होना चाहिए। इसलिए उसका नाम इतना होता है। इसलिए उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जब इतिहास पढ़ोगी, बहुत बहुत कठिनाइयों से राजा बना था।
और बहुत खतरनाक, बहुत समझदारी उसके अंदर थी। जैसे पढ़ा लिखा नहीं था, समझा गया ना, इलिटरेट था, गुलाम था एक तरह से। अपन चाचा को मार के राजा बना था, ठीक है ना। उसमें होता था उस समय, अपने चाचा को मारना उसे होता था पिछले पहले समाज में, ठीक है। अब एक अनोखा समय देखो, जम्मू कश्मीर सबसे पहले क्या किया, बंद कर दो थोड़ा बहुत, अभी बाद में चला लेंगे, अभी मच्छर लेंगे सब रन। अब मंगोलों का डर था इसको, इसने क्या किया, यहाँ पर खतरनाक खतरनाक रॉयल ऑफिसर को क्या लगा दिया, कहा कि यहाँ पर सबसे, मेरे साम्राज्य सबसे खतरनाक खतरनाक अफसर यहीं पर आएंगे, क्योंकि इसका बहुत डर है। यहाँ पर क्या लगा, सबसे खतरनाक खतरनाक सैनिकों को लगा दिया, और यानी कि अब इसकी सुरक्षा हो गई है, अब सुरक्षा का डर है नहीं। तब इसने गया, और तब जम्मू कश्मीर नहीं गया, तब कहा अब गुजरात पर हम आक्रमण करेंगे, क्योंकि गुजरात में क्या है, पैसा है। एक बार गुजरात पर कब्जा हो गया तो पैसा अपने हाथ में। देखो कितना होशियार है, पहले गुजरात हमला नहीं किया, पहले कहा किया, कहा पहले सुरक्षा जरूरी है। क्या पता हम गुजरात पर हमला करें, क्या पता युवा के मिल हमला कर दे सब, तो हम तो जाएंगे ना, यो चले जाएंगे सब। पहले सुरक्षा तब पैसा, तब गुजरात पर आक्रमण, गुजरात जीत लिया। गुजरात क्या कर लिया, जीत लिया। और जब गुजरात जीता तो यहाँ पर इसे एक मिला लड़का, लड़का नहीं था, एक तरह से ट्रांसजेंडर था, मलिक काफूर, बहुत ही योग्य सेनापति था, समझा गया ना। जब मलिक काफूर 1000 में खरीदा था इसको, मलिक काफूर को, मलिक काफूर गुजरात जीता। अब इसको हमला करना था दक्कन पे और दक्षिण भारत पे, ठीक है ना। तब ये कहाँ जाता है, दक्कन जाता है। दक्कन में 2 राजा रहते हैं लोग, एक होयसल वंश का, होयसल वंश नाम सुनो, होयसल और पांडे वंश का, 2 वंश थे सब, पांडे वंश, पांडव नहीं पांडे हैं सब, 2 वंशों का शासक इधर था। तो होयसल वाला तो डरा के भाग गया, जब आक्रमण करने गया तो पूरा सेना लगा दिया। तब यहाँ का जो राजा था, उस सोने के एक मूर्ति में एक माला लपेट के भिजवा दिया, सोने की जंजीर। तो समझ गया कि अब माला लपटा गया, मतलब हार मान लिया, और चुप हार मान लिया, समझ आ गया ना। अब बच्चे कौन, पांडे वाले। अब पांडे वाले में 2 भाई थे सब, महर और मुकेश शायद नाम के, मेहर और मुकेश नाम के, ठीक है ना। अब इन दोनों में युद्ध चल रहा था कि कौन राजा बनेगा, ठीक है ना। तो मुकेश से जाकर मिल गया और महर को बनवा दिया। आज जब महर को एक भाई मर गया तो इसको भी मार दिया, खुद बन गया राजा। इस तरह से इसने पांडे वंश को भी जीत लिया। अब बात आती है इधर पर, अब गुजरात को जीत लिया, दक्कन को जीत लिया। अब दक्षिण भारत नहीं गया, यहाँ पर राजस्थान भी तो है ना। अब राजस्थान के पास ज्यादा है नहीं, लेकिन राजस्थान रास्ता में पड़ता है, ठीक है ना। और राजस्थान की तरह बहुत जरूरी था। और राजस्थान में एक एरिया था जिसका नाम था रणथंभौर। तो जब पद्मावत मूवी देखोगे ना, तो इसमें जो शाहिद कपूर का रोल किया है, वो रणथंभौर का राजा है, राजा रतन सिंह, ठीक है ना। राजा रतन सिंह, जिसका होता है मूछ खूब खतरनाक, वो राजा रतन सिंह थे। वही उनकी कहानी का फिल्म बना है, राजा रतन सिंह थे। बहुत ही समृद्ध था राजस्थान, ठीक है ना। अब क्या जो राजा रणथंभौर का जो सेनापति था, सेनापति नहीं प्रधानमंत्री था, वो धोखा देते किसको, रतन सिंह को क्या कर दिया, धोखा दे दिया, और जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया और सारे गुप्त सूचनाएं बतला दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया, और जब रणथंभौर हमला किया और जब किले का दीवार तोड़ा तो देखा सारी औरतें लाल कपड़ा पहनकर कहाँ कूद रही हैं, जौहर में कूद रही हैं, ठीक है ना। अब जब रणथंभौर पर कब्जा कर लिया, अब देखो वो जानता था कि सबसे हम पहले जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत भीड़ है सब, इन सबको धोखा से मारा जा सकता है, इसलिए धोखा से नहीं मारा है। तो रणथंभौर के प्रधानमंत्री को अपने साथ मिला लिया। जब जीत गया तब प्रधानमंत्री कहा कि हमको भी कुछ चाहिए। तो कहा कि जब तुम अपने मालिक के नहीं हुए तो मेरे क्या हुए, जाओ जन्नत जन्नत चला गया ना। प्रधानमंत्री को भी क्या कर दिया, मार दिया। इस तरह से रणथंभौर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब सबसे खतरनाक था जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर एरिया बहुत टफ पड़ता है। तो यहाँ पर खुद नहीं गया, यहाँ पर मलिक काफूर को भेज दिया। मलिक काफूर गया, बस 2 चीज जानता था, या तो मारो या मर जाओ।
मल्लिकापुर जम्मू कश्मीर जीता। इसके बाद से दक्षिण भारत पर कब्जा करना था, दक्षिण भारत के लोगों ने वैसे ही हार मान लिया। तो इसीलिए चाणक्य नीति क्या कहती है कि जरूरी नहीं है कि हर युद्ध केवल हर जो राजा को युद्ध से ही जीता जाए, आपने खूब ज्यादा शक्ति दिखा दो इसे हार मान जाएगा, तो न सैनिक मरेंगे या न जन धन की हानि होगी, और उसका भी फायदा मेरा भी फायदा, लेकिन वो गुलाम बन जाएगा। ठीक है ना। चाणक्य नीति कहती है कि जिस तरह हर सांपों में जहर नहीं होता है, लेकिन सभी लोग किसी सांप से डरते हैं, चाहे कौनो सांप देख लें। क्यों? क्योंकि उसको फुफकारना आता है। अब सांप के अंदर जहर हो चाहे ना हो, लेकिन अगर फुफकार रहा है तो आदमी डर के पीछे हट जाता है। वैसे कहते हैं कि राजा को वैसे होना चाहिए, उसके पास शक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन उसको शक्ति दिखाना चाहिए, क्योंकि हर युद्ध लड़कर नहीं जीते जाते, खुद कुछ युद्ध अपनी शक्ति को खौफ दिखाकर जीते जाते हैं। समझ आ गया? कहो चूहो पढ़ लिया करो चाणक्य नीति भी। समझ आ गया ना? चाणक्य नीति उनका था किताब। समझ आ गया? इस तरह से सारे एरिया क्या कर लिया, जीत लिया। समझ आ गया ना? अब इसके समय में 3 चीजों का व्यापार होता था, कपड़ों का, रॉयल वस्त्रों का, मतलब कपड़ा भी 2 प्रकार का, एक साधारण एक रॉयल। तो रॉयल वस्त्रों पर बैन लगा दिया था, कहा था केवल जो हमारे मंत्री होंगे सब वही रॉयल कपड़ा पहनेंगे सर। अब नहीं तो रॉयल कपड़ा पहन जाएंगे तो रुपनी करने चल जाएंगे सर, तो उसे कौन वैल्यू रह पाएगा। समझ आ गया ना? तो बैन लगा दिया, केवल राजा के और राजा के परिवार वाले ही क्या पहनेंगे सब, रॉयल कपड़ा पहनेंगे सब। समझ आ गया ना? तो बहुत सारी चीज़ इसने कह दी, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके कदम थे सब। इसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी के बाद से जो के शासक आए थे समय, इसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य नष्ट हो गया। लेकिन ये बहुत ही क्या था, समझदार शासक था, पढ़ा लिखा कौन मारा था? इसको कोई मार नहीं, खुद मर गया। मतलब अपना अलाउद्दीन खिलजी इतना खतरनाक, इसको कोई मारेगा। ये खुद मार के राजा बना था। समझ आ गया ना? इसको कोई मारा, इसका लड़का फड़का, इसके लड़के नहीं थे, शादी किया था लेकिन इसके लड़के नहीं हुए, किसी ये केवल वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। समझ आ गया ना? इसके बाद जैसे बताए थे रजिया सुल्तान के बाद उस दिन पढ़ाए थे ना, रजिया सुल्तान में बलबन था। बलबन इल्तुतमिश के दो लड़के थे, एक लड़की थी। रजिया सुल्तान को राजा बनाया, उन दोनों मर गए थे ना। वैसे इसका भी कोई नाजायज लड़का नहीं था। इसके बाद से इसके जो सम्राट थे से क्या हो गया, पतन हो गया। किसी का कभी ना कभी पतन तो होना ही है, लेकिन इसकी महानता कोई नहीं बुला सकता। अब कुछ लोग कहेंगे कि बताओ खिलजी को महान कर रहा है। अरे भैया उसने किया है तो कह सकता है, कोई कहेगा नहीं। इतना होशियारी से काम ले रहा है। पहले क्या किया, सुरक्षा, तब पैसा, तब हमला। यहाँ पर पहला ही हमला बोल देते हैं लोग। सुरक्षा भाड़ में गया, पैसा भाड़ में गया, हमला कर दिए, पीछे दे रहे हैं जेब खाली और कपड़ा है नहीं। समझ आ गया ना? हम लोग ना हल्दी यूज करते हैं। तो यही था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब चंद्रगुप्त हम सब लोग जानते हो, लेकिन इसकी कुछ खास क्वालिटी थी। इसकी क्वालिटी क्या थी ये देख लो सब। उत्साह, आत्मविश्वास, विश्वास आत्मविश्वास बहुत अंतर होता है। उत्साह, आत्मविश्वास, समझ, और एक चीज और आई गरम हो थी, गया है। साहस। बहुत क्या? गरम। निकाल दो उसको पूछने वाली क्या बात है। निकाल दो, उसके बाद हम लगाना है। समझ आ गया? लगा दे। लगा चार्जिंग अभी यार 18 बात थी। इमरान तो हम लोग को सुबह चलाते हैं, ये भी हमारा रहा। खतरा बहुत कमेडियन हो गया है। चंद्रगुप्त तुम्हारे पास कुछ नहीं था, बस क्या था, उत्साह था, आत्मविश्वास था, और क्या था, समझ था, और क्या था, पैसा साहस था। 74% छान था। अब का 181% हो गया है भाई। और ध्यान देखो सब, ये तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है। न तुम लोग के अंदर उत्साह है, न तुम लोग का आत्मविश्वास है, न समझ है, न साहस है। चारों नहीं है, माइनस में है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इसमें। तभी से इम्पोर्टेंट नहीं था, तभी उसका कहानी सुन रहे थे सब। उत्साह, आत्मविश्वास, समझ और साहस। तुम ना पढ़ो लिखो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर है तुम बहुत अच्छा करोगे, बहुत सफल हो जाओगे जिंदगी में। साहस
इसको याद नहीं करना, उत्साह 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 याद नहीं किया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है। ये वाली चीज नहीं है, बार लिख लो कुछ देखने के लिए बार बार। इसको रखना है कि उत्साह आत्मविश्वास समझ उत्साह इसका ट्रिक बना लो सब, UASS इसका ट्रिक नहीं बना रहा है, इसको नहीं इस समझना है। तरह अच्छा हाँ उत्साह वो सब नहीं करना है, वो परीक्षा के लिए होता है, ये जिंदगी के लिए है। देखो उत्साह मतलब क्या होता है, उत्साह को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? हाँ? उत्साह इंग्लिश में क्या कहते हैं? भुला गया। नहीं यार, उत्साह मीनिंग हार्ड नहीं है, लेकिन कान का तुम बताओ जी, तुम बताओ उत्साह को क्या कहते हैं? बताओ तो गोलियां गोलियां ये हम खुद सोच रहे हैं। तुम बता दी नादिया। हमको है तुम पता, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ क्यूरियोसिटी क्या? क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी अच्छा जिज्ञासा होता है। बिजनेस का स्टाइल उत्साह रहता है ना। गधा, हम खा पूछ रहे उत्साह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रस में चंद पाऊ सिंगार रस खतरनाक स्टूडेंट है सब भाई। वीर रस। देखो हमें लिख दे रहे हैं ऐसे बढ़िया, फिर दूसरा खतरनाक है इंथुजियाज्म। तो ना भारी अब कैसे पता नहीं सुलम नहीं होंगे। इंथुजियाज्म होता है उत्साह। अब देखो उदाहरण उत्साह का देख लो। जय हो। जब अकबर मात्र 12-13 वर्ष का था तो जो इसका संरक्षक था बैरम खान, वो विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर उत्साह था, उसने हार नहीं मानी और वो क्या कह दिया कि या तो आप साम्राज्य छोड़कर चले जाइए या तो आप मक्का मदीना क्या कीजिए, यात्रा कीजिए। तो वहाँ से बैरम खान कहाँ चला जाता है? मक्का मदीना का यात्रा करने, और रास्ते में उसको मौत हो जाती है। लेकिन बैरम खान बहुत खतरनाक था, समझा गया ना। वो पृथ्वीराज चौहान ने गलती नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी में, और किसी दिन तुमको मोहम्मद गौरी कहानी सुनाएंगे, बहुत खतरनाक कहानी है उसका। जब पहला तराइन युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी क्या होता है, हार जाता है, ठीक है ना। और जब हार जाता है तब वो घर नहीं जाता है। मोहम्मद गौरी तो अफगानिस्तान से आया था। जब पहला तराइन युद्ध हार जाता है तो जहाँ पर हारा होता है वहीं पर क्या बना लेता है, वहीं पर फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री नहीं, वहीं पर रहने का स्थान बना लेता है कि मैं अब यहीं पर रहूँगा, क्योंकि उसके ज़िंदगी और मौत का सवाल था। अगर मर जाता उसको अफगानिस्तान वाले भगा दिए थे सब, वहाँ पर बस उसकी पत्नी उतनी थी सब, मतलब वहाँ पर उसको समाज बनाने का थोड़ा सा भी संभावना नहीं था। तो अपने पत्नी को लेटर लिखता है, या तो अब हिंदुस्तान में मुलाकात होगी या तो जन्नत में, मतलब या तो जिएंगे या तो अब क्या तो कब्जा करेंगे तो जिएंगे साथ में, नहीं तो मर जाएंगे। तो ये किससे आ रहा है? उत्साह से ही ना आ रहा है, समझा गया ना। वो लिखता है लेटर कि या तो हम हिंदुस्तान में मिलेंगे, हमारी मुलाकात हो, या तो मर जाएंगे दोनों लोग, समझा गया ना। और उसके बाद से क्या करता है, 1 साल तैयारी करता है युद्ध की। और उसके बाद से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जब पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में, तो मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थे राजपूत। अब कहे कि हम नियत्ते पर आक्रमण नहीं करते हैं, जिंदा छोड़ दिए थे। अब जिंदा बच गया, अब कसम ले लिया कि अब मारना है इनको, ठीक है ना। तो जयचंद से मिलकर पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, समझा गया ना। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। दुश्मन को मार रहे हो तो एकदम जड़ से मार दो, छोड़ कहाँ रहे हो। और चलो मालूम राजपूत थे, वो नहीं मार सकते थे, तो किसी सैनिक से मरवा देते, तब मरवा देते, तब आक्रमण नहीं न करता। और वही गौरी का क्रियाक्रम है कि दिल्ली सल्तनत तक हम लोग को पढ़ना पड़ता है, पढ़ना का सीखना सही है। लेकिन मोहम्मद गौरी मर क्या होता, न दिल्ली सल्तनत होती, न मुगल साम्राज्य होता, समझा गया ना। एक छोटी सी गलती क्या होती है, बहुत बड़ा खतरनाक परिणाम देती है, ठीक है ना। लेकिन मोहम्मद गौरी सीखने वाली बात क्या है, वो हार नहीं मानता है, कमिटमेंट उसका खतरनाक था। उसे क्या कहते हैं, उत्साह कहते हैं कि हार गए लेकिन खतरनाक, फिर से ट्राई करेंगे, इसे क्या कहते हैं, उत्साह। दूसरा क्या है, आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर आत्मविश्वास, अपने पर ऊपर विश्वास रखना। अब ये कैसे सीख सकते हो आत्मविश्वास? एकलव्य के बारे में सब जानते हो सब ना। जब उनको शिक्षा देने से मना कर दिए थे तो उनके अंदर आत्मविश्वास ही न था, तब चित्र बना दिए गुरुजी का। चित्र नहीं बनाया था, चित्र बनाकर डेली देखते थे और तैयारी करते थे युद्ध की, समझा गया ना। युद्ध की पढ़ाई की, जंगल में पढ़ाई होगा कि युद्ध होगा,
शिक्षा मतलब धनुर्विद्या का ग्रहण किए थे। इसके बाद से क्या है, समझ। समझ अगर सबसे ज्यादा खतरनाक था किसी का तो किसका था, अकबर का था। बीरबल का नहीं, अकबर का। बीरबल उसके साम्राज्य के शरणार्थी थे, जब ज्यादा नहीं कर सकता, बहुत समझदारी थी, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं पढ़ा लिखा था, बस इसके आसपास पढ़े लिखे लोग थे, समझा गया ना। अकबर में औरंगजेब में यही गड़बड़ है। अकबर धार्मिक रूप से क्या है, सहिष्णु, वो जानता है कि भारत बहुत सारे धर्मों से मिलकर बना है, अगर सभी धर्मों को साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो कोई रह नहीं पाएगा। औरंगजेब वो चाहता था कि सब लोग इस्लाम कबूल करें, इसलिए क्या हुआ, मारा गया। अब बहुत बर्बाद जिंदगी हुई उसकी, समझा। जिंदगी के अंत तक बहुत बर्बाद। और जिंदगी के अंत में वो अपने बेटों को लेटर लिखता है कि कभी मौलवी के चक्कर में मत रहना बेटा, क्योंकि उसके आसपास हमेशा मौलवी रहते थे सब, और मौलवी हमेशा उन सबको काफिर दिखाई देता है, समझा गया ना। तो बताता है कि कब उसका लेटर अभी भी दिल्ली में रखा गया है म्यूजियम में, अनुवाद करके, समझा गया ना। वो कहता है कि बेटा कभी भी मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना, तुम वो करना जो तुम्हारे समाज के लिए अच्छा होगा। हम ही लोग के जैसे एकदम स्ट्रिक्ट थे, सब उन लोग का भाषा था। नहीं, उस समय इतिहास लिखा था, उस समय कलम थोड़ी ना था, और इनका ऐसा इंक से लिखा जाता था। स्याही ऐसे समझा गया। मुझे स्याही इंडिया में नहीं बना था, वो बनाने का कला सीखे थे सब इराक ईरान वाले, वहीं से व्यापार हो रहा था, समझा गया। नील से ही बनता था। हाँ, नील से ही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया ना समझ। अकबर क्या किया, जानता था कि राजपूतों को हम मार सकते नहीं है, इससे अच्छा राजपूतों से क्या किया, ले जाए, वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले जाए, तो शादी कर लेता है सबसे, लेकिन उसे मारा प्रताप नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अब जब शादी कर लिया, अब उनको अब पूछे बीरबल से, अकबर बीरबल से पूछे, ये बताओ इन राजपूतों को क्या चाहिए, तो कहे कि राजपूतों को इज्जत चाहिए, तो कहे एकदम बोरे में भर इज्जत हो गया ना। अब और पूछे और क्या चाहिए, तो कहे कि और इन सबको युद्ध करने आता है, चाहते हैं सब जिंदगी भर युद्ध लो, खाली मार करें, कहे बहुत बढ़िया, फायदा भी है। तो उन्होंने क्या, अकबर ने क्या किया, राजपूतों से क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, शादी कर लिया राजाओं के पुत्रियों से, शादी किया, तब इनडायरेक्टली अब साथ तो देंगे ही। और जितने भी सैनिक थे सबको कहाँ भेजा दिया, अफगानिस्तान भेजा दिया, जाओ युद्ध करके लाओ, जीत कर लाओ। शादी कर लिया, पत्नी मिल गई, युद्ध में भेज दिया, सब जीत जीत कर पैसा आ रहा है, आई समाज में अकेले बैठ के मजा कर रहा है, समझा गया ना। ये है अकबर, समझा गया ना। इसकी एक थी पत्नी अनारकली, उसके लिए स्पेशल थी किसी को देखे नहीं देता था उसको, समझा गया ना। उसके लिए एक अलग हरम बना था, कोई नहीं जाता था। जहांगीर जब अकबर बूढ़ा गया तो जहांगीर अनारकली को देख लिया था, ठीक है ना, तब उससे शादी करना चाहता था, हो गया शादी।